नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंच के इस कार्यक्रम में। भारतीय राजनीति के पितामह में से एक कांशीराम ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। कांशीराम ने एक लेगेसी छोड़ी और उसी लेगेसी को क्लेम करते हुए एक युवा नेता ने यही काम किया। एक चुनाव में जमानत जब्त हुई और दूसरे चुनाव में ऐसी जीत दर्ज की कि पूरे देश में इसकी धमक सुनाई दी। और उनकी पार्टी के नाम के आगे भी लिखा है कांशीराम। हम बात कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी यानी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ और नगीना से नए नए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, छुटमलपुर टू दिल्ली, छुटमलपुर से निकलकर दिल्ली के संसद पहुंचने में हम लोगों ने संघर्ष देखा है। चूँकि आप जब आए तब डिजिटल मीडिया खूब हो गया था और हम लोग के समय में हमने आपको अपने समय में नेता बनते हुए देखा, लेकिन आप अपने आप में कैसा महसूस कर रहे हैं एक मूवमेंट से निकलकर देश की सबसे बड़ी, एक तरीके से कहिए कि संसद तक पहुंचने में आपको कैसा एहसास हो रहा है? अच्छा एहसास है। छुटमलपुर दिल्ली तो मैं बहुत बार आया और 2 बार दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी रहा। एक बार जब गुरु घर तोड़ दिया गया, खूब लाठियाँ भी खाई। उसके बाद जब एनआरसी का आंदोलन आया तो भी मैं तिहाड़ में रहा और जो जुल्म सरकार करा सकती थी या पुलिस कर सकती थी वो सारा ही मैंने सहा, जिसमें पैरों के नखून तक खींच लिए गए, लाठियों से पीठ तोड़ दी गई, मेरी रीढ़ की हड्डी में आज भी गैप है और एक लंबा समय मुझे जेल में काटना पड़ा। लेकिन ये जो दूसरा सफ़र है, ये इसमें मैं अकेला इसका मुझे से रह नहीं जाता। इसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत आंदोलन और एक डेली रूटीन का काम, जिससे लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद को अगर ताकत देंगे तो कुछ बदलाव हो सकता है। तो ये हर उस कमज़ोर समर्पित बहुजन समाज के उस कार्यकर्ता की जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जुड़ा हुआ है और जिन्होंने संघर्ष किया है, जेलें काटी, मुसीबतें झेली हैं, और जो पुराने बहुजन मिशनरी साथी जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया इस बार, हमारे तमाम संत गुरु महापुरुष और उलेमा और तमाम जिम्मेदार लोग जिन्होंने मेरी मदद की, उन सब का योगदान है जिसकी वजह से चंद्रशेखर दिल्ली आ पाया। मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नहीं, एक जिस तरीके से आंदोलन होता है, आप आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। कहा यह जाता था कि चंद्रशेखर भीड़ जुटा लेते हैं, चंद्रशेखर के साथ समर्थक आ जाते हैं, भीम आर्मी के लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो जमानत जब्त हो जाती है, राजस्थान भी लड़ते हैं, मध्य प्रदेश भी लड़ते हैं, खाता नहीं खुलता है। इस बार क्या सीखा आपने? कैसे ये हुआ कि आपको किसी ने साथ नहीं दिया? कोई गठबंधन नहीं, ना इंडिया में थे ना एनडीए में थे। आपके खिलाफ कुछ लोग आकर मंच से प्रचार भी कर रहे थे कि कोई भी जीत जाए, आप नहीं जीतना चाहिए। पॉसिबल कैसे हुआ ये? देखिए, पहले आपने कहा कि भीड़ थी, ये भी आप ही लोग कहते थे कि भीड़ है, वोट नहीं, जबकि मैंने इसे कई बार गलत साबित किया। मैंने इसको मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी गलत साबित किया, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से हम लोग कई सीटें जीतते जीतते रह गए। लेकिन भारतीय राजनीति में सफल लोगों को ही नेता माना जाता है, उन्हीं की बात को मजबूत बात माना जाता है, उन्हीं को अगर वो किसी भी तरह की जीत जाए तो उनकी रणनीति को स्वीकार किया जाता है, हार जाए तो उनको नकार दिया जाता है। ये भारतीय राजनीति का एक चेहरा है। मेरा ये मानना है कि राजनीतिक आप कर किस लिए रहे, ये इसके पीछे अगर आपके पीछे उद्देश्य नहीं है तो लक्ष्यहीन कोई भी कार्यक्रम वो बेकार है। तो हमने विपक्ष की भूमिका अदा की मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी, और बहुत अच्छा वोट हमें मिला। और यूपी में हमने एक सब लोगों ने मिलकर ये तय किया, भारतीय राजनीतिक स्वरूप को समझते हुए कि पहले रिजल्ट देना है, तो सब लोग वहाँ लगे। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी तैयार की गई, भाईचारा बनाया गया और फिर एक लंबा समय वहाँ मैंने खुद भी दिया। जनता नेता को बीच में देखना चाहती है, वो उसको सुनना चाहती है, अपनी बात कहना चाहती है और वो उससे विश्वास भी चाहती है कि चुनाव के बाद अगर परिणाम बहुत अच्छे रहे या खराब रहे, वो हमारे साथ रहेगा। तो जो नीति आज़ाद समाज पार्टी के सीनियर नेताओं ने, भीम आर्मी के नेताओं ने बनाई, उस पर हम लोग चले और सफलता मिली, क्योंकि हम गांव-गांव तक लोगों से पहुंचे। गांव में रहने वाला आदमी ये सोच के बैठा हुआ कि कोई तो आएगा उनके सुनने के लिए। तो क्योंकि भीम आर्मी को ऐसे एक बहुत बड़ा नाम है चंद्रशेखर आज़ाद का, तो उनको अच्छा लगता था जब मैं वहाँ जाता था। तो उनको विश्वास था कि जो आदमी बिना चुनाव के, बिना इतना बड़ा नाम होने के बाद हमारे बीच में आके बैठ रहा है, तो कल ही हमारी मदद करेगा। तो जनता के विश्वास ने, मैं नगीना की वहाँ जनता का धन्यवाद करूँगा। उन्होंने जो विश्वास जताया, मैं उस पर खरा उतरूँगा। मैं ये भी वादा करता हूँ कि जितने लोगों ने मुझे वोट दिया और जितने लोगों ने नहीं दिया, मैं उन सब के सम्मान कर उनके हितों की रक्षा करूँगा। 16.5 लाख लोगों के लोकसभा है मेरी, सबके लिए
हर एक आदमी के लिए मुझे व्यक्तिगत संघर्ष भी करना पड़ा, पार्लियामेंट के बाहर दोनों जगह करूँगा, उनके मुद्दों पे, उनकी लड़ाई के लिए। और ये भीड़ नहीं है सर, ये प्यार करने वाले वो लोग हैं, क्योंकि भीड़ तो पैसे पे बुलाई जाती है। कभी मैंने ना, मेरे पास पैसा देने को था, ना मैंने कभी खर्च किया। हमेशा मुझे तो चुनाव भी पूरा उन्होंने लड़ा है। आपने देखा होगा यूपी तक ने चलाया भी था कि मैं केतली लेके जाता था और वो पैसे भी देके भेजते थे मुझे तेल के खाने के। तो ये सब कुछ हुआ जनता के विश्वास से, और यही लोकतंत्र है कि जनता जिसको चाहे ताकत दे सकती है। मैंने तो आपके यहाँ भी कहा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता वोट देगी। तो जनता ने वोट दे के बनाया, अब मेरी जिम्मेदारी उस पर खरा उतरू। इस चुनाव से लगभग 8 महीने पहले, 9 महीने पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक दुखद घटना हुई, आप पर हमला हुआ, और उस हमले के बाद एक बड़ा मंच सजा दिल्ली में। बहुत सारे नेता आए, मैं नाम लेता हूँ, जयंत चौधरी उस मंच पर थे, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उस मंच पर थे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के तौर पर अतुल प्रधान उस मंच पर थे, और ये कहा गया कि दिल्ली अब आएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन जब नगीना में मंच सजा तब कोई साथ नहीं था। मैं एग्जैक्ट डेट ही बता देता हूँ, 21 जुलाई का दिन है, और वो मंच लगा था मेरे ऊपर गोली चलने के बाद। एक अच्छी बात यह है कि मेरे जीवन में एक महीने का बड़ा महत्व हो गया है। जैसे मैं 8 जून को जेल गया 16 महीने के लिए, जैसे मेरे ऊपर गोली चली 28 जून को, और मेरा परिणाम भी आया 4 जून। तो जून ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो जिन साथियों ने जो उस समय साथ थे, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि अलायंस का कुछ विषय ऐसा है कि वो बनता है, अलग हो जाते हैं। जिस तरह भारत में जो एक अलायंस था अभी, इंडिया अलायंस, तो उसको आप इस तरह देखो कि वो पंजाब में अलग अलग लड़ रहे थे, और बंगाल में अलग अलग लड़ रहे थे, और कई जगह पे एक साथ लड़ रहे थे। तो अलायंस एक अलग प्रक्रिया है। तो उनके मन में कोई बात रही होगी, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं। तो मैंने अपना काम किया। अगर मैं उनके साथ होता तो उसका फ़ायदा और बड़े पैमाने पर उनको ही होता। मुझे लड़नी एक सीट थी, मैंने तय किया था, क्योंकि रिजल्ट फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें साबित करना था, और वो हमने साबित करके दिखाया कि ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले लोग हैं वही कामयाब हो सकते हैं, वो भी कामयाब हो सकते हैं जिनके मन में संकल्प है। और हम काशीराम साहब को नेता मानते हैं, तो काशीराम साहब कौन से पैसे वाले थे, नौकरी भी उन्होंने छोटी क्लास 1 की। तो उन्होंने तो लोगों को, जनता को जागरूक किया, और मैं भी इसलिए, और हमारा पूरी मूवमेंट इसलिए काम कर रही है कि जनता जागरूक हो जाए। रजत भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं कि भारत संविधान से चल रहा है, लेकिन संविधान को 90% लोग जानते ही नहीं कि संविधान में उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। तो वो एक तरह से ना, डर के कारण, किसी नुकसान ना हो इसके कारण जो है, और संविधान पर जो सेवाएं हैं उन पे काम करते हैं, ये अच्छा नहीं है। हमारा देश उस दिन सबसे मजबूत बनेगा जब देश का हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगा, अपने कर्तव्यों के प्रति। जिस दिन ऐसा हो गया ना, तो फिर बहुत सब चीज़ों में हमें फ़ायदा हो जाएगा। अब सड़क पर जाते हैं ना, तो इतना जाम और सब चीज़ें मिलती है, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाती है, लेकिन इसलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि लोग अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं। हेलमेट पहनना ये कोई नुकसान नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। पुलिस के डर से मत पहनिए ना, अपने बच्चों की, अपनी ज़िंदगी की परवाह करते हुए, और अपने प्रेम करने वालों की परवाह करते हुए पहनिए। बहुत सब चीज़ें सुधरेंगी जब भारतीय संविधान सिलेबस में चला जाएगा, लोग इसको जानेंगे, समझेंगे। ये एक जीवित किताब है, और इसके जैसा ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं। पूरी दुनिया से सबसे महान संविधान हमारे यहाँ, उसी की देन है कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ बैठा है, या एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली की पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों के हितों के लिए बोलेगा। आपने कहा कि उनसे बात नहीं बनी, उन्होंने मना कर दिया, क्या झगड़ा बात हुई करवा के थी? छोड़ोगे? नहीं, बात तो हुई, आपने बात की थी, उन्होंने बात की थी, कोई बातचीत हुई थी चुनाव से हाँ, पहले? हुई थी, सब हुई थी। तो क्यों नहीं माने? ठीक है, ऐसा है, मैंने सभी से बात की। अब उनको लगा होगा कि हमें इस आदमी की ज़रूरत नहीं है, या हो सकता है कि वो हमारे आंदोलन को बहुत कमज़ोर आंक रहे हो। ठीक है, मुझे उनसे कल भी कोई उनसे बहुत उम्मीद नहीं थी। मैंने एक दिन आप ही के यहाँ कहा था, अगर आपको याद हो, कि आदमी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। कोई भी दल अलायंस करेगा तो ऐसा नहीं कि मुझे कंधे बिठा के छोड़ के आएगा पार्लियामेंट में। वो अलायंस को एक ना घमंड जो नेताओं में, इसको भी समझना चाहिए कि हमने किसी अलायंस किया तो हमने उसको दिया। अगर आप अलायंस करते तो कुछ आपको भी मिलता है, अगर आपको कुछ ना मिलता तो आप अलायंस क्यों करते? तो उनको लगा कुछ नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, हो सकता है भविष्य में जो है उनको एहसास हो कि उनसे गलती हुई है, लेकिन मुझसे गलती नहीं हुई। मैंने फिर भी अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, और इसका उदाहरण है फर्स्ट फेज़। अब फर्स्ट फेज़ को जब मेरा चुनाव था, उसका प्रचार कितना था, उसके आसपास की हवा क्या थी, आप रिजल्ट में, आंकड़ों में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद भी
मैंने पहले भी कई बार कह दिया, आज फिर कह रहा हूँ, इंडिया अलायंस का एक साथी खड़ा होकर बताए कि वो बिना अम्बेडकरवादियों के वोट के जीता है तो मैं उसको मान जाऊंगा। आपने इंडिया अलायंस का नाम लिया, अभी सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, लेकिन इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। यस। और अब चूंकि आपकी पार्टी से आप एक सांसद हैं। अच्छा लगता है जब इलेक्शन कमीशन की साइट पे होता है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, आपको पता है, मैं आपकी बात रोकते हुए कह रहा हूँ कि जब झारखंड चुनाव के बाद मैं इस आंदोलन में आया तो मुझे बहुत दिन से इंतजार था। झारखंड चुनाव में जब हम जीतते तो रंग लगाते थे, इस बार बहुत दिनों बाद रंग लगा। मुझे भी एक लंबा समय लगा इस इंतजार करते हुए, तो मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए मैं तैयार भी हूँ कि इन जिम्मेदारियों पे खरा उतरना। नहीं तो जो आप कह रहे थे, जो आपने रोका मुझे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक एक सीट है और चूंकि जो सरकार है उसमें बहुत कुछ सांसद तय करेंगे, और पूछा जा रहा है कि अब चंद्रशेखर किधर हैं, एनडीए में हैं, इंडिया में हैं। और उसके साथ एक चीज़ और जुड़ा, जिस मंच पर आप बैठे, इस मंच पर तनुज पुनिया, आप जानते हैं बाराबंकी से कांग्रेस के नए सांसद हैं, उनसे भी हमने ये पूछा था, उन्होंने कहा कि हमारा ऑफ़र है और हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हों। तो क्या चुनाव के बाद कोई ऑफ़र इंडिया गठबंधन के तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद को आया, किसी का फ़ोन आया कि आप हमारे साथ आइए? फोन कार्यकर्ताओं से और जो मेरी लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उन्हीं से बात करने में बहुत समय बीत जा रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपका नैतिक चरित्र भी कुछ होता है। जब आपने एडी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए, आप कब चाहते थे कि सशक्त आवाज पार्लियामेंट आ जाए? चलिए, मैं भाजपा के खिलाफ लड़ रहा था और वो स्ट्रांगली लड़ रहा हूँ, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अलायंस दूसरा था, इन्होंने कौन सी कोई मेरी मदद की है? तो इसका मतलब ये भी नहीं चाहते ना ये आवाज पार्लियामेंट आ जाए। इन्होंने तो पूरे जोड़ लगाए। बड़े बड़े नेताजी कई कई बार गए वहाँ कहने के हराओ, मतलब जब हमारे प्रत्याशी को जिताओ तो दूसरों को हराओ। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, और मुझे इनसे भी कोई शिकायत नहीं। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। मुझे जिन लोगों ने वोट देके भेजा वो अपने हितों के लिए लेके देकर भेजा है, और जिन लोगों ने वहाँ काम किया है, जिनका मेरे ऊपर कर्ज है, उनकी भी मुझसे अपेक्षा है। तो ना मुझे इनसे कोई मतलब है। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ कोई अन्याय होगा, वहाँ कोई पॉलिसी खराब बनेगी, वहाँ जो है इनके हितों का ध्यान रख तो मैं इनसे लड़ूंगा, और अगर दूसरे वालों की सरकार होगी उनके वहाँ अगर कोई अन्याय होगा तो उनसे लड़ूंगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी हूँ, जो मेरे आंदोलन से, इस आंदोलन से जुड़े हैं, जो जिन गरीबों कमजोरों को मैं मानता हूँ कि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। बाकी मैं किसी उद्योगपति, किसी नेता, किसी पार्टी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ। मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, और अपनी पार्टी, अपने आंदोलन, उनके विचार, महापुरुषों का संघर्ष, और जिसने मुझे वोट दिया, और या मेरी लोकसभा के हर एक व्यक्ति से जिसने मेरी आलोचना भी की, मैं उसके प्रति उत्तरदायी हूँ। इस मूवमेंट जुड़े हर एक व्यक्ति प्रति, किसी पार्टी, मैंने फिर कहा दोबारा से, अन्य किसी पार्टी, अन्य किसी नेता या बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत बड़े अधिकारियों से मेरी कोई जो है उनके प्रति मैं उत्तरदायी नहीं। उत्तरदायी नहीं, लेकिन आपने कहा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्त तो आपके जयंत चौधरी भी हैं, मंत्री बन गए हैं अब, उन्होंने नहीं बुलाया आपको कि आइए सरकार में आइए? उनको बधाई। जिस दिन उन्होंने दूसरे दल से अलायंस कर लिया, उस दिन से थोड़ा सा मैं, भाईचारा है लेकिन फिर बातचीत थोड़ी कम हो गई, क्योंकि जहाँ से आज वो, जिनके साथ आज वो हैं, उनसे मेरा कभी प्यार रहा नहीं। तो इसलिए ठीक है, उनको बधाई, उनके आंदोलन को बधाई, और उन्होंने कोई फैसला लिया तो सोच समझ के लिया होगा। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चंद्रशेखर भाई, नेता लोग जुमलों में भी बात करते हैं तो बोलते हैं मैं इस मुद्दे को सड़क से संसद तक लेके जाऊंगा। आपने सड़क की राजनीति बहुत कर ली और अब आप वाकई में ही संसद में पहुंच गए हैं। आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी का। 543 सांसदों की उस भीड़ में आप अपनी मौजूदगी, अपने सरोकार, अपने लोगों के मुद्दों को कैसे जगह दे पाएंगे? देखिए सर, मैं अपनी पार्टी का अकेला सांसद हूँ, मुझे पर्याप्त समय मिलेगा अपनी बात को रखने का, और सरकार कोई भी कानून बनाएगी, कोई भी विधेयक लाएगी तो उस पर चर्चा में हमें भी अवसर मिलेगा अपनी बात को कहने का। तो हम किसी को फ्री होल्ड नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए। जो भी कुछ होगा हम अपने उस पर राय रखेंगे, उसी से तो हमारे लोगों को दिशा निर्देश मिलेंगे कि अगर कोई कानून बन रहा है तो वो अच्छा है, बुरा है, या उसके लाभ है या नुकसान है। सरकार कोई भी पॉलिसी होगी, कुछ भी होगा। और जैसा आपने कहा कि भीड़, तो सर मैं भी 543 लोकसभा क्षेत्रों से चुन, उन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से चुन के आया, और हम कितने बड़े एक उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। ये आवाज़ राष्ट्रीय स्तर की आवाज़ है, ये पटल राष्ट्रीय स्तर का पटल है। तो फिर आप मेरी बात को समझिए कि मुझे अपनी बात को और उनके अपने लोगों की बात करने में कोई परहेज नहीं है। मैं जितनी मुखरता सड़क पे बोलता था उतनी मुखरता से वहाँ बोलूँगा। और आज भी तो आप बताओ, सांसद तो बहुत सारे बने हैं, नगीना की चर्चा तो देश भर में है। जिन मीडिया के साथियों ने भी
कह दिया कि भाई चंद्रशेखर तो बहुत पीछे हैं और बहुत थोड़े थोड़े वोटों में आंकड़े लगाए, आज उनका भी तो जो है, उनको भी तो लगा है कि उनसे गलती हुई है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात को मजबूती से रखूँगा और सड़क पे उससे ज़्यादा मजबूती से रखूँगा, क्योंकि मुझे अपने लोगों को भी दिशा निर्देश देने कि वो अपनी तैयारी मजबूत करते रहें। अब सदन की कार्रवाई में एक प्रक्रिया है, तो कई मौके आएंगे जब वोट देना पड़ेगा या तो सरकार की तरफ या विपक्ष की तरफ। मोटे तौर पे कहें कि या तो बीजेपी वाले एनडीए को या फिर कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन को, वहाँ पर कैसे फैसला लेंगे? डॉक्टर अंबेडकर लंबे समय तक कांग्रेस की नीतियों के विरोधी रहे, लेकिन एक समय में वो कांग्रेस के साथ जाके वो कानून मंत्री बने। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन उस समय कही कि सिर्फ विरोधी होने के नाते विरोध करना ये सही नहीं। सरकार अगर कुछ अच्छा करेगी तो सरकार की बात को भी सुनेंगे, और अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो उनका विरोध भी करेंगे। मैंने आपसे फिर कहा, अगर भविष्य में जो होगा, निकट भविष्य में, तो वो समय परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होंगे। लेकिन मैंने फिर कहा, वो सदन है और वैचारिक विरोध अपनी जगह है, अपनी नीतियों का, विचारधारा का, मुद्दों का अलग विषय है। जैसे इस बार बहुत सारे लोगों ने हमारे मुद्दों पर अपने मुंह से बोला, अब वो उस पर कितने सड़क पे खड़े उतरते हैं या उसमें पार्लियामेंट में कितने खड़े उतरते हैं, उनको बोलते नहीं बोलते, ये एक बड़ा सवाल है। मुंह से बोलना और उसको करके दिखाना, जिसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। कड़वा है लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों को अच्छा लगेगा। 10 दिन से अलीगढ़ में एक परिवार धरने बैठा जिनके बच्चे को मार दिया। 2 परिवार हैं, लेकिन शायद किसी को उनकी सुध नहीं आई। कल मैं गया था उनके परिवार से मिलने। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोगों के साथ एक साजिश हुई है और बहुत सारे लोग जेल गए हैं, किसी को तकलीफ नहीं हुई है। ऐसे ही राजस्थान के बाड़मेर में एक परिवार जो है 12-15 दिन से धरने बैठा। टेम्परेचर देखिए क्या है सर, हम एसी में बैठे हैं, वो 42, 44, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं और इस उम्मीद से बैठे हैं। कल जब मैं गया था तो वो बच्ची रो रो के मुझसे कह रही थी कि मैं 10 दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे भरोसा था कि आप आओगे और आप आओगे तो हमें न्याय मिलेगा। तो सवाल ये है बेसिकली कि क्या ये सिर्फ वोटर हैं, और ये वोटर कब तक बने रहेंगे, या आप वोट लेने के बाद इनको भूल जाओगे? तो जब हर जगह आवाज़ चंद्रशेखर को उठानी है, तो फिर आपका और मेरा, फिर ये जो अपने आप को विपक्ष कह रहे हैं, किसका विपक्ष है? मुझे तो लगता है मेरे लोगों का विपक्ष है। अगर ये उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे तो ये उनके अपने तो नहीं हो सकते। तो स्पष्ट ये है कि कथनी और करनी में फेर नहीं होना चाहिए, और हमारी कथनी करनी में फेर नहीं। न्याय पसंद किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी मामला होगा, और अगर कहीं अन्याय होगा, वो किसी जाति धर्म का हो, और अपराध करने वाला किसी जाति धर्म का हो, हमारी सुई सिर्फ चुनाव की वजह से या वोट की वजह से इधर उधर नहीं जाएगी। गलत को गलत और सही को सही करने की हिम्मत हमें, कहने की हिम्मत हमें है, और उसका मुकाबला करने की हिम्मत हमें है। तो हम अपनी ड्यूटी करेंगे और उसके प्रति हम जिम्मेदार हैं। पिछले कई महीनों से एक चर्चा चल रही है, जो इन नतीजों के बाद और तेज़ हुई है और ज़्यादा मुखर हुई है, कि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर, वैसे देश भर में, लेकिन उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर मायावती की सिकुड़ती ज़मीन पर चंद्रशेखर अब अपना झंडा गाड़ रहे हैं और गाड़ेंगे। आप इस बात पे रजामंद हैं? देखिए बहन जी, हमारी लीडर हैं, आज भी लीडर है, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उस जमीन से उठ के जाना, मैं तो एक पुरुष हूँ और भारत पुरुष प्रधान देश अभी भी, इस बात को अभी नकारा नहीं जा सकता। तो उस मंच से, उस जमीन से उठ के जाना, एक अच्छी बात बहन जी के साथ ये थी कि उनके पास एक गुरु थे और एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, जिनको मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं। तो उनके सानिध्य में वो आगे बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अब वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही, तो समाज में एक निराशा पैदा होगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि कुछ तय समाज को करना है। व्यक्ति जरूरी है या विचार जरूरी है? अगर व्यक्ति जरूरी है तो ये भक्ति का आंदोलन नहीं है, ये राजनीति का आंदोलन है। और अगर विचारों की शक्ति के साथ चलना है तो उनके पास विकल्प है चंद्रशेखर आजाद के रूप में। बहन जी हमारी नेता थी और रहेंगी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और अपने लोगों को मरते जो है मैं नहीं देख सकता, उनके साथ होने वाले अन्याय को नहीं देख सकता। तो मैं अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी हूँ, और मैं अपेक्षा भी कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प आज़ाद समाज पार्टी बने। उसके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमने एक रोड मैप भी बना लिया है। अब आने वाले उपचुनाव में हम इसको साबित भी करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अगर कोई विकल्प बने, क्योंकि बीएसपी से निकला हुआ व्यक्ति कभी विकल्प नहीं बन पाया है। और बीएसपी के साथ जो पॉलिटिक्स की गई उत्तर प्रदेश में, बीएसपी के समकालिक उस विचारों की, वो कभी सफल नहीं हुआ है। तो जनता एट द लास्ट उनके विकल्प ना होने के कारण बीएसपी के साथ जाती थी। तो अब विकल्प आया है, तो अब मुझे भरोसा है कि वो जो समाज है, जो गांव में बैठा है, शहर में बैठा है, दफ्तरों में बैठा है, अब उसको ये समझ आ गया है कि भाई इस आदमी के जरिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और लड़ाई तो लंबी है,
और उस लड़ाई को पूरी करने के लिए हो सकता है मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जरूरत पड़े। तो मेरा विश्वास है कि अब समाज जो है, जिसने मुझे 2022 में मुझसे खुद कहा कि इस बार बहन जी को वोट देंगे, 22 के बाद उसने मेरे कहे से वोट किया। ये मैनपुरी में भी हुआ, ये घोसी में भी हुआ, ये रामपुर में भी हुआ, ये खतौली में भी हुआ, और फिर जो है ये 2023 के असेंबली चुनाव में मध्य प्रदेश राजस्थान में भी हुआ। जहाँ जहाँ मजबूत से लड़े, उनको लगा चंद्रशेखर जीत सकते हैं, उन्होंने मुझे वहाँ वोट किया। और सबसे बड़ा उदाहरण मेरे यहाँ है, नगीना में 1% वोट बीएसपी को पड़ा है, जिनका सिटिंग एमपी था, और टोटल वोट बकाया हमको पड़ा है। और फिर दूसरी सीट जहाँ हम लग रहे डुमरियागंज, वहाँ भी यही है। डुमरियागंज में भी हमें 81,000 वोट पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाज तो मन बनाए बैठा है, और उसको उम्मीद थी कि एक रिजल्ट आ जाए तो शायद तेजी से मूव हो जाए। लंबे समय तक आप इसको देखोगे नीरज भाई, तो पहले यही वोट जो है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ रहा, फिर कांग्रेस के साथ रहा लंबे समय, बाबू जगजीवन राम नेतृत्व करते थे। फिर बाबू जगजीवन राम के साथ साथ ये विचारों के आधार पर काशीराम साहब के साथ आ गया। काशीराम साहब के अंदर बहन जी चलाती रही। अब धीरे धीरे यही वो है कि बहन जी के कई बार कहने के बाद कि चंद्रशेखर के साथ ना जुड़ो, उन्होंने तो स्पेशली कह दिया कि ये एजेंट है, ये सब चीज़ें, फिर भी समाज हमारे साथ जुड़ा, वोट दिया उसने। तो इसका मतलब समाज अपने आप में चीज़ों को समझता है, और जब वो चीज़ों को समझता है तो वो ये भी देखता है कि जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं। तो लंबे समय तक उन्होंने हमें दूर से देखा, पहचाना, महसूस किया, बार बार ये भी देखा कि दूसरे का आदमी तो नहीं, कोई विरोधी का आदमी तो नहीं है, कोई हमें गुमराह करने तो नहीं। जब उन्होंने टेस्ट कर लिया कि भाई ये आदमी हमारा अपना आदमी और ये हमारे लिए लड़ रहा है, जो अपनी जान को दांव पे लगा के लड़ रहा है, गोली जिसने खा ली हो, जिसने इतने मुकदमे झेले हो, जेल काट ली हो, तो ये हमसे धोखा नहीं करेगा। तब उन्होंने मेरा साथ दिया, और अब ये बढ़ रहा है। उपचुनाव में देखो, बसपा चुनाव तो नहीं लड़ाती, उपचुनाव मैं आपको दिखाऊंगा इस बार सारे सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ेंगे तो आप देख लेना क्या होगा, और लड़ेंगे तो भी आप देख लेना क्या होगा, क्योंकि समाज बेवकूफ़ नहीं है। समाज नहीं पूछेगा कि अब तक तो आप लड़ते नहीं थे, इस बार कैसे लड़ने आगे, क्योंकि इस बार आपको पता है चंद्रशेखर भाजपा का जबरदस्त मुकाबला करेगा, तो इसलिए आप आओगे कि डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन समाज अब समझदार हो गया। मेरा ये अगला सवाल ही था आपसे कि अब अपना विस्तार विधानसभा चुनाव के उपचुनावों में आपकी उपस्थिति नजर आएगी, और आगे के चुनावों में भी नजर आएगी, दूसरे राज्यों में भी नजर आएगी। यस, बिल्कुल नजर आएगी। आपको मैं एक और चीज़ जो करता हूँ, बार बार ये भी एक पिंच है कि भाई पश्चिम में, तो मैंने इसलिए आपको उदाहरण डुमरियागंज का दिया। वोट सीट लड़ने का कारण एकमात्र ये था, जबकि बाईपोल हो गया था, क्या तो बीजेपी को हराने के लिए या इंडिया अलायंस को जिताने के लिए वोट पड़ रहा था। फिर भी अगर हमें 81,000 वोट मिलता है, जो कि निर्णायक है, जो ये तय कर सकता है कौन हारेगा कौन जीतेगा, और उसके रिजल्ट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये भी एक गलत मिथ्या बनाई गई कि चंद्रशेखर पश्चिम में काम करते हैं। वो नेपाल बॉर्डर है, जहाँ डुमरियागंज, जिसकी बात मैं आपको, सिद्धार्थनगर जिला हमारे प्रदेश का आखिरी जिला है, उसके बाद दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती। तो अगर वहां भी हमारा वोट है तो हम प्रदेश भर में। और कल मैं अलीगढ़ गया था, बहुत बड़ा जन सैलाब था, इतना बड़ा जन सैलाब था कि मैं भी आश्चर्यचकित था कि कहाँ से आया। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी मूवमेंट प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की मूवमेंट है, और हम इसका विस्तार कर रहे हैं। संगठनात्मक शक्ति हम पे है, और उन्हीं को हम पॉलिटिकल पार्टी में भीम आर्मी से इधर ट्रांसफ़र करके जो है, जो ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं और जो पुराने बहुजन मिशनरी लोग हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ मिलकर हम इसको आगे बढ़ा देंगे। वैसे तो हर पार्टी का अपना एक टारगेट वोट है, हमेशा से ही हर पार्टी का रहा है, लेकिन चूंकि जब प्रचार होता है, जब वोट मांगती हैं पार्टियां, तो फिर हर वर्ग की बात करती हैं। अखिलेश यादव का भी पीडीए बहुत है, लेकिन अब वो ए फॉर अगड़ा, ए फॉर अल्पसंख्यक, आधी आबादी, बहुत सारे एब्रीवेशन उसमें से निकलते हैं। मेरा सवाल ये कि काशीराम कहते थे कि ठाकुर ब्राह्मण बढ़िया छोड़, बाकी सब हैं DS4। तो चंद्रशेखर भी इसी तरह फोकस्ड अपने वोट पे काम कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि सर्वजन का वोट पे मुझे काम करना पड़ेगा? देखिए, मैं मानता हूँ, और इस पे ये चर्चा का विषय है। जैसे आपने कहा कि पीडीए, तो वो तो चेहरे के हिसाब से बदलता है। जब सामने अगड़े होते तो ए अगड़े वाला हो जाता है, जब मुस्लिम होते हैं तो अल्पसंख्यक वाला हो जाता है, तो वहाँ तो बदलाव हो जाते हैं। तो वैचारिक नहीं है वहाँ, तो उन पे मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूँगा कि उन्होंने अपनी पार्टी को अपने हिसाब से चलाना है, तो उनकी अपनी वो है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, काशीराम साहब, हम क्योंकि कैडराई लोग हैं, काशीराम साहब इसको समझाते थे, और ये आपके स्टूडियो में बैठे हर एक आदमी को समझ आएगा। उनका मानना था कि जो भारत की व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में ऊंची जातियाँ है, वो कभी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, और जब तक वो मन से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक एक भाईचारा नहीं बनेगा। उन्होंने इसके कई उदाहरण भी देके बताए। उन्होंने कहा अगर हम ऊंची जाति के लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे, और जब हम उनसे सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो ऐसा होगा कि एक पहिया गाड़ी का आगे की तरफ जाएगा और एक पीछे की तरफ जाएगा।
तो जब वो मन से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि इंसान बराबर होता है और ऊंच नीच नहीं होती है और भाईचारा बनाना है, तो वो हमारे साथ काम करने में उनको इनसिक्योर फील होगा। तो इसलिए उन्होंने इस बात को किया और तथ्यात्मक उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ अगर मैं बकरी की रक्षा पे शेर को बिठा दूंगा तो शेर तो अपने चरित्र के अनुसार बकरी को खा जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि न्याय पसंद कोई भी व्यक्ति हो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में काम करना चाहता है या कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई छिप के आके नुकसान पहुंचाने के जरिए, हम भी वो करते हैं ना। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो पार्टी पॉलिसी का हिस्सा, उस पर हम लोग उस तरह से काम करेंगे। बाकी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरी लोकसभा में मुझे सामान्य जाति के लोगों ने वोट किया है। मैं बूथ वाइज, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं, जिन लोगों ने बहुत बड़े समय तक लंबे समय मेरा विरोध किया, और चौहान समाज के लोगों ने मुझे वोट किया, त्यागी समाज के लोगों ने वोट किया, ब्राह्मण समाज के लोगों ने वोट किया। भले ही वो परसेंटेज कम हो और शायद उसका कारण कुछ और हो, कि कुछ लोग ऐसे हैं हर जातियों में जो लड़ने वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं। उन्होंने मुझसे खुद कहा, वैसे समाज के लोगों ने, कि देखो भाई, हम आपके लड़ाकापन से पसंद करते हैं, हमें एहसास है कि ये आदमी पार्लियामेंट में जाके हमारे क्षेत्र के लिए लड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो है चुनाव के बाद हमारे बीच आया नहीं। और अब मैं जब गया अपने लोकसभा में तो लोग कह रहे, हैरान थे कि हमें लगा कि आप भी शायद आओ ना हो, आप पे बहुत काम है, लेकिन आप वापस कैसे आ गए? अभी मैं 4 दिन रह के आपने पार्लियामेंट एरिया में। तो मैंने कहा कि भाई, मैं आपने ही तो मुझे इज्जत दी है, तो आपके बीच रहूंगा तो कहाँ रहूंगा। तो ये कुछ पार्टी पॉलिसी के विषय हैं, लेकिन अगर किसी को, क्योंकि उनके पास अपने पहले से कई पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी में भी उनका प्रतिनिधित्व है, तो अगर कहीं कोई इनकी लड़ाई को बच जाएगी तो हम भी लड़ेंगे उसको, और बाकी तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधित्व तो एक सवाल है, उस पर जो है पार्टी का ये पॉलिसी का मामला है, उस पर मैं अपने आप से कुछ नहीं कह सकता। चंद्रशेखर भाई, आपने जून के महीने का जिक्र किया, तो हमारी शुभकामना है कि जून का महीना आपके लिए हमेशा बेहतर साबित हो आने वाले समय। धन्यवाद। तो मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, लेकिन एक दोस्ती की चर्चा है, अब उसकी पुष्टि आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, या उसे खारिज कर दें। कहा गया कि नगीना से सहारनपुर की दूरी ज़्यादा नहीं है, और सहारनपुर ने नगीना की मदद की और नगीना ने सहारनपुर की मदद की, और दोनों लोग चुनाव जीत गए। ऐसा हुआ था क्या? अब ये कौन कह रहा है? नहीं, चर्चा है। अच्छा है, सूत्र तो नहीं है क्योंकि मीडिया की बहुत बड़ी चर्चा इस बार फेल हुई है एग्जिट पोल में। तो सहारनपुर मेरा घर है जी। और सहारनपुर में मुझसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, मेरे एक इशारे पे बहुत कुछ हो सकता है। तो वही इशारा हुआ था आपकी तरफ से सहारनपुर में। अब ये तो आप जीतने वाले से पूछ लो। नहीं, इमरान मसूद से आपकी दोस्ती की चर्चा है, मैं नाम भी ले रहा हूँ। उन्होंने नगीना में आपकी मदद की, और आपने सहारनपुर में उनकी हम मदद। क्या कह रहे हैं, सहारनपुर वालों से, मुजफ्फरनगर वालों से और कैराना वालों से और मुरादाबाद वालों, किसी से पूछ लो तो पता लग जाएगा आपको। यानी कि बात केवल सहारनपुर तक सीमित नहीं, मुजफ्फरनगर, कैराना और मुरादाबाद भी इस लिस्ट में शामिल और है। मैं कह रहा हूँ कि किसी से पूछ लो, सब बता देंगे हाँ। कि हमारा किससे कितना प्यार है। चलिए, दोस्ती यारी बनी रहे। मेरा अगला सवाल है चंद्रशेखर भाई कि जब चुनाव चल रहे थे तो आकाश आनंद, जो मायावती जी के पूर्व अब तो पूर्व ही हो गए हैं उत्तराधिकारी, अभी उनको उत्तराधिकारी से हटा दिया है मायावती ने, उन्होंने कहा कि भीम आर्मी या आपकी जो राजनीति है वो युवाओं के ऊपर केस मुकदमे लदवाने वाली राजनीति है, उससे उनका जीवन खराब हो जाएगा, वो सिपाही में भर्ती नहीं हो पाएंगे, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह की राजनीति करते हो? इस पर आपका क्या जवाब है? तो इसमें कोई सर्वे होना चाहिए। अब देखो, वो मुझे कंपटीटर मानते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं, जबकि सच ये है कि मैंने कभी उनको कंपटीटर माना नहीं। उनके जिस परिवार से वो आए, एक बड़ी लेगेसी है उनके यहाँ, लेकिन बहुजन आंदोलन कभी भी ये उत्तराधिकारी पॉलिसी पे कामयाब नहीं रहा है। आप इसको अगर समझेंगे ना, देखो, ये कि बाबा साहब मध्य प्रदेश में पैदा हुए, काम उन्होंने महाराष्ट्र में जाके किया, और काशीराम साहब कभी उनसे मिले नहीं। काशीराम साहब पैदा हुए पंजाब में, वो काम कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो विचारों का जोड़ था। तो बाबा साहब के परिवार के लोग राजनीति में कामयाब नहीं हो पाए, और काशीराम साहब के परिवार के लोग भी राजनीति में कामयाब नहीं हो पाए। तो मेरा उनसे ये कहना है कि वो, क्योंकि खुद बहन जी ने उनको अनमेच्योर कहा, आपने पढ़ा होगा, मैं उनसे झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करूं कि किसी के संघर्ष का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बहुत आसान है किसी पर टिप्पणी करना। जो लोग मुझे अब जानेंगे उनको चंद्रशेखर सांसद के रूप में दिखाई देगा, लेकिन उन्होंने पिछले 10 साल का चंद्रशेखर नहीं देखा, जिसने 10 साल तक दिन रात एक किया है, जिसने 50 डिग्री टेम्परेचर में गर्म सड़क पर बैठ के आंदोलन किया है, जिस शरीर में जितनी हड्डियां नहीं, उससे ज़्यादा लाठियां खाई हैं उसने, और खूब अपमान सहा है।
और जेल में रातें काटी हैं, वो रातें जिनकी सुबह नहीं होती है। एक समय तक आंखें अपने आप ही जाके सो जाती है, और एक लंबा समय और परेशानियां जब आप पे जुल्म, आपके लोगों पे जुल्म, आप पे जुल्म और आप घिर जाएं, तो उनको एहसास नहीं है कि मुकदमा कब होता है और सरकारें मुकदमा क्यों करती है। उन्होंने एक भाषण दिया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। तो जब आप खरी बात कहोगे और वो बात सरकार को चुप जाए, या फिर जब आप जो लड़ाई लड़ रहे हो सरकार को उससे कोई खतरा हो, तो मुकदमा करेगी सरकार। तो उनको क्या पता था, उनको तो इस बार एहसास हुआ, लेकिन मुकदमा होते क्या हुआ, अभी तो जेल भी नहीं गए। कहीं गलती से जेल चले गए तो पता लग जाएगा कि जेल की दुनिया कैसी है। ये जीवन इतना आसान नहीं है, ये जीवन इतना आसान नहीं है। और अगर इतना आसान होता तो हर कोई जेल चला जाता। माँ हाथ रोक लेती, मेरी बहुत दिन पुरानी लाइन है। अगर पता लग जाए माँ को कि बेटे कुछ हो सकता है वहाँ जाने पे आंदोलन में, तो माँ हाथ फोड़ के रोक लेती कि मैंने तुझे इसलिए पैदा नहीं हुआ। और हमारे यहाँ कहते हैं गांव में कि हर माँ चाहती है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको बलिदान भी देना, शहादत देनी। तो वो अभी धीरे धीरे वो सीखेंगे, तब उनको पता लगेगा कि मैं अकेला नहीं, बहन जी पे मुकदमे हुए हैं, उनको भी जेल जाना पड़ा है। कोई अपने मन से नहीं जाता जेल। काशीराम साहब भी जेल गए शराब भट्टी आंदोलन में, अपने मन से नहीं जाता कोई। और आंदोलन कब उतरता है आदमी, पता है आपको? तब उतरता जब बिल्कुल असहाय हो जाता, जब लगता, निराश हो जाता कि अब न्याय नहीं मिलेगा, तब सड़क पर उतरता है। जब उसको पता है कि उसको लाठी पड़ सकती। कितने ऐसे लोग हैं जिनके आंदोलन में जान गई। जब उसको पता होता कुछ भी हो सकता है, उसको पुलिस उठा के ले जाएगी, मारेगी, तमाम तरह की मुसीबतें उसके सामने करेगी, उसके परिवार क्या झेलना पड़ेगा। मेरे परिवार से पूछ के देखो, किस दिन समय मिले तो मेरी माँ बताएगी कि उसके ऊपर क्या बीतता है जब मेरे बदन पे लाठियां पड़ती हैं। जिसने मुझे फूल की तरह पाला हो, जब मैं तकलीफ में, जब मेरे ऊपर गोली चलती है, मैं लथपथ होता हूँ खून से, तो उसके ऊपर क्या बीतती है। ये आसान है कहना, संघर्ष का मजाक उड़ाना आसान है। काशीराम साहब कहते हैं स्वाभिमानी लोग संघर्ष की परिभाषा समझ सकते हैं। तो जिसने संघर्ष नहीं किया वो नहीं समझ सकता बेचारा। और समझ जाएंगे, अभी समय उन पर बहुत धीरे धीरे समझ जाएंगे। हालांकि काशीराम जी ने ही तो मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया भी था ना, मतलब वही परंपरा को वो आगे बढ़ा रही थी। अगर वो आकाश परिवार से नहीं बनाया था, उनकी काबिलियत के आधार पर बनाया था। अब तो परिवार के आधार पर बनने लगे। ये फर्क है। तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आओ ना मैदान में, मुझे गाली देना बंद करके जिनसे लड़ाई उनसे लड़ो, तो फिर पता लगेगा मुकदमे कितने लगते हैं। अभी तो आप मुझसे गाली दे रहे हो तो वो भी खुश हैं कि चलो ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मैं तो आपसे लड़ ही नहीं रहा हूँ। उनको भी बड़ा सुकून पड़ता होगा कि ये तो आपस में लड़ रही है दो ताकतें। और मेरे छोटे भाई, मेरी बहुत मंगल कामना, व्यापारियों को व्यापार करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए, बड़ी टिप्पणी है आपकी। हालांकि बाबा साहब के परिवार से भी महाराष्ट्र में राजनीति में है बहुजन वंचित अघाड़ी है, जिस पर ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इंडिया अलायंस कि उन्होंने कई सीटों पर हरा दिया बीवीए ने उन लोगों को महाराष्ट्र में, वरना नतीजे कुछ और होते। मैं सवाल यूपी से जोड़ देता हूँ। ठीक है। मायावती को आपने माना कि उन महान नेताओं की लिस्ट में वो हैं आपके, जिनको आप हमेशा मानेंगे, रिगार्ड्स करेंगे। लेकिन अगर हम मायावती जी की सियासत को आज खड़े होकर 2024 में जून के महीने में हम जब देख रहे हैं कि उनकी पूरी बहुजन आंदोलन के लिगेसी को लोग भूल के उन पर बीजेपी के बी टीम का ठप्पा लगा रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम? क्यों सहमत हूँ? क्या कोई बपोती है किसी की, वही लोग राजनीति करेंगे? आपने किसको आगे बढ़ाया? मुझे जवाब दो आप। बहन जी आपके साथ अलायंस में नहीं गई, लेकिन मैंने आपको खतौली जिता के दिया था। यूपी में हमारा संगठन है, राजस्थान में हम 4 लाख के करीब वोट लेके आए, कई सीटों पे बहुत कम वोट से हारे। राजस्थान में हम लोग कई सीटों पे बहुत कम वोट से हारे। हमने बिहार में भी 7-7, 8-8 हजार, 15-15 हजार वोट हासिल किया। हमने उत्तराखंड में भी हासिल किया। तो अगर बहन जी आपके साथ नहीं है तो आपने चंद्रशेखर को कहाँ साथ लिया? चंद्रशेखर को आपने अपने मन से छोड़ा ना, तो इसका मतलब आप कहाँ चाहते हो कि हमारी लीडरशिप जिंदा रह जाए? क्या हम गुलाम है क्या इस देश में? और मैंने आपको घटना बताई अलीगढ़ की कि जब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है तो क्या हम अपने लोगों को मरने के लिए आपके भरोसे छोड़ दें? हम सीवर में मरते हैं, हमें मनरेगा के नाम पे 230 रुपये मिलते हैं और पूरे साल भर काम नहीं मिलता है। 100 दिन 90 दिन काम मिलता है। आपको नहीं पता है कि हमारे घर कैसे चलते हैं? और महलों में रहने वाले लोग नहीं जानते हैं कि अन्याय अत्याचार पे कैसे लड़ा। तो हम बहुत सारे दिल्ली में बैठे लोगों को नहीं पता होगा कि गरीब के किस तरह से पीने के लिए साफ पानी मिलता नहीं मिलता। गांव में जाके देखिए, अगर 200 घर है तो 199 घरों में नहीं होगा आरओ, और वो गंदा पानी पी के जी रहे हैं, अस्पताल में इलाज नहीं मिलता है। तो इनको किसने दिया अधिकार कहने का? मैं तब मानता जब ये कहते बहन जी नहीं आ रही तो चंद्रशेखर हम आपको साथ ले रहे हैं, क्योंकि इन वर्गों का वोट भी हमें चाहिए और हम आपके साथ मदद करेंगे जिससे कि इनकी बात भी उठ सके। अगर इतना बाबा साहब से तो विद्वान नहीं मैं, लेकिन जब बाबा साहब ने इन पार्टियों के होते अपना दल बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा, इनके चरित्र देख के बनाया होगा।
जब इन्होंने हमें साथ नहीं लिया तो फिर ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हम अपना चुनाव ना लड़ें? और इनकी वजह से इन्होंने जो हमारे यहाँ वोट काटने का प्रयास किया, और अगर हम हार जाते, ये आरोप लगाने वाले लोग जमीनी सच्चाई से वाकिफ नहीं। और 10 दिन पहले तो मेरे साथ थे जब हमारा अलायंस नहीं टूटा था और ये बात चर्चा में थी, तब तो हम बुरे नहीं थे, लेकिन जैसे हम बुरे हुए तो आरोप लगाने लगे हमारे ऊपर। और बीएसपी को आप तो कांग्रेस में, उस अलायंस में लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, तो तब वो अच्छी थी, और जैसे वो साथ नहीं है तो बी टीम होगी। आपने कब चाहा दलित नेतृत्व को? जब बाबू जगजीवन राम को मौका मिला आपके यहाँ, तो आपने माला खींच के किसी और के गले में गिर दी। क्या नहीं जानते हम लोग? हम पढ़े लिखे लोग हैं सर। वो समय चला गया कि हम बदमा मजदूर है। और हम जो लोग तनख्वाह पे उनके यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं कि अपने समाज के लिए एक सवाल खड़ा कर दे, ना अपनी पार्टी में और ना पॉलिसी पे। और आप देख लेना पार्लियामेंट में ये लोग कितने लोगों को मौका देंगे बोलने का कि उनको मुद्दे बोलो। ठीक है, ये एक चरित्र है, इसको नहीं छिपाया जा सकता। ये चाहते हैं कि हम लोग इनके मजदूर बने रहे। जैसे इस देश में मुसलमान, मुझे भी नहीं संकोच कहना है कि सिर्फ भाजपा हराने को वोट देता है, अपने किसी मुद्दे पे वोट देता है, अपना नेता नहीं पैदा करता। उस तरह चाहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, दलित पिछड़े, ये भी बीजेपी से डर के वोट करने लग जाएं। और कर दो इनको वोट और ये घर में पड़ के सो जाएंगे। अब नहीं बनी सरकार तो ये कहेंगे हमारी सरकार नहीं, और बन जाती सरकार तो कहते कि अभी जो है बीजेपी बहुत खराब कर गई तो हम कर नहीं पा रहे। अब देखूंगा ना मैं प्रमोशन रिजर्वेशन पे क्या होगा इनका स्टैंड। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे इनका स्टैंड पूछना है, और पार्लियामेंट में मैं इनको भी कहूंगा कि बोलो, वोट लेके आना, अंबेडकर जी की फोटो दिखा के, फूले साहू की फोटो दिखा के, संविधान की फोटो दिखा के, तो आओ पार्लियामेंट में बोलो इन वर्गों के हितों के लिए। जानना चाहते हैं ना कितने ओबीसी हैं, कितने एससी है, कितने एसटी है, तो बोलो। हालांकि चंद्रशेखर भाई, फोटो तो सभी लोग दिखा रहे हैं। पीएम भी जब गए संसद में तो संविधान को माथे से मजबूरी उन्होंने होगी लगा सर, दिया। मजबूरी होगी। ये घमंड नहीं सहती जनता किसी का। जब बीजेपी के लोग कहे 400 पार कर देंगे, संविधान बदल, तो जनता ने कहा आ जाओ। और ये तो एक, मैं फिर कह रहा हूं, एक अच्छा सा अलायंस नहीं था यूपी में, फिर भी अम्बेडकरवादी ने अपनी ड्यूटी अदा की। वैचारिक लोग, अगर अलायंस होता तो फिर संविधान सर पे रख के घूमना पड़ता सर। आप समझो ना, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपके दफ्तर में जितनी महिला कर्मचारी हैं, अगर संविधान में अवसर की क्षमता नहीं होती तो ये नहीं होती यहां। ये अब अवसर नहीं मिले ना हमें, तो इसलिए आप हम पे टिप्पणी कर सकते हो, विपक्ष वाले, मीडिया, सब लोग। जब हमें अवसर मिलेंगे तो हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। अगर अवसर की क्षमता संविधान की वजह से नहीं आती तो कैसे बैठता चंद्रशेखर यहाँ के? नहीं तो संविधान भी हम लोगों को टिप्पणी करने का अधिकार देता है चंद्रशेखर मैं भाई। ना नहीं कर रहा हूं, तो मैं कौन सा आपके खिलाफ कुछ कह रहा हूं। मगर टिप्पणी करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अगर आप आलोचना करके गलत साबित करना चाहते, ये सही नहीं है। उसके फैक्ट भी होंगे। तो ये बदलाव है ना कि ये जो बहनें हैं ये इस हाउस में हैं यहाँ, और उस हाउस में भी है वहां। ये बदलाव है ना इस देश में। वरना ये वही है जिनको सती प्रथा के नाम पे जलाया जाता था, विधवा विवाह के नाम पे पूरी जिंदगी जो है इनको अपमानित किया जाता था। ये वही हैं जिनको देवदासी बनाया जाता था। ठीक है, ये बहुत कुछ है और हम समझते हैं इसे, हम इस देश की व्यवस्था को समझते हैं, और हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा है, सिर्फ हाथ नहीं जोड़े उनके सामने। चाहे फूले हो, साहू जी हो, मामना रामसु वर्मा हो, चौधरी चरण सिंह हो, हमने पढ़ा है कर्पूरी ठाकुर को, हमने पढ़ा है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, बाबू शिवदयाल चौरसिया को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को हमने पढ़ा है, काशीराम साहब को हमने पढ़ा है। ऐसे थोड़ा कि हम हवा में 10 साल को हमको यहाँ घंटे बजा रहे थे। हम तो संघर्ष करके अब यहाँ तक का रास्ता हमने तय किया भाई। नहीं, उसी का नतीजा है नगीना का रिजल्ट। इस बात को सब लोग मान रहे हैं। मैं अब सवाल आगे बढ़ाता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव के नतीजे आए तो उससे पहले अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा लगाया। हालांकि एक बात और रही, 2022 के चुनाव के नतीजे आने के बाद आपने कहा कि आपकी पीठ में खंजर भोंका गया। फिर आप महू में नजर आए, आप जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के दिन उनको फूलमाला अर्पण करते हुए, और फिर तब तक 2024 के चुनाव से पहले चीज़ गड़बड़ हो गई, और अब फिर उपचुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। क्या अब आप उनके साथ आएंगे ही नहीं, या कोई संभावना बची है? देखो ऐसा है सर, हमारे कहावत है, हम पश्चिम के और गांव से आते हैं कि दूध का जलावा छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसको थोड़ा और समझिए, जब दूध से मुंह जल जाता है ना, तो आदमी छाछ भी दूध जैसी लगती है तो उसमें फूक मार के देखता है। बहुत हो गया सर, बहुत भरोसा कर लिए और बहुत ठगे गए। अब ठगने की ज़्यादा उम्मीद मत करें। अब अगर बार बार जो है समाज हित में, देश हित में, संविधान हित में एक पढ़ा लिखा वकील अपने जो है मुद्दों के कारण ठगा जाता रहेगा तो ये तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। तो हम हर बार इसलिए वो किए क्योंकि हम समझते थे कि नुकसान होगा, और वो हर बार इसलिए किए कि वो चाहते कोई नया आदमी खड़ा ना हो जाए। हम एक ही सीट कहे थे ना, तो क्या हुआ था फिर?
542 पे तो हम आप ही की मदद करते ना, तो क्या हुआ, एक सीट भी नहीं दे पाए। इस बार तो किसी का फोन नहीं आया हमें। गलती में सुधार इस बार होने की आपके यहाँ गुंजाइश- कहीं मिल जाए वो तो पूछना कि इस बार तो किसी का फोन नहीं आया चंद्रशेखर पे। नहीं, मान लीजिए उनसे गलती हुई तो सुधार की गुंजाइश है, तो फिर आप नहीं मानेंगे? तो मैं कब का मना कर रहा हूँ, जब सुधार होगा किसी में तो देख लेंगे। चलिए, संभावनाएं शेष हैं। हाँ, लोग देखो, फिर मैंने आपसे कहा ना, कहा गाँव से दोस्ती ना गाँव से वैर। और राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता है, वैचारिक विरोध है। इस बार तो वो भी वही भाषा बोले जो हम बोलते आए। 40 साल पहले काशीराम साहब इस थ्योरी को लेके आए तो लोग बहुत मजाक उड़ाए और कहे ये जो अपनी नौकरी छोड़ के घूम रहा है ये आदमी पता नहीं इसे क्या हो गया है। लेकिन उसी बात को आज कांग्रेस के बड़े नेता और विपक्ष से बड़े नेता गली गली घूमते फिर बोलते फिरे कि भाई ये 85% लोग बहुजन समाज के लोग, दलित पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, और मीडिया में नहीं है, और पता नहीं आप सब लोग को भी कहे, और कहे कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है, और सेक्रेटरीट में नहीं है। तो आप कहे ना, तो कहाँ से लाए? लिटरेचर तो हमारा ही है ना। सही वही बात बाम साहब के लोग दिए लिटरेचर की, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बोलो। नहीं तो अब चूंकि कांग्रेस का आपने जिक्र किया तो मैं एक सवाल कांग्रेस पर भी आपसे लेता हूं कि इस देश में 2014 और 2019 में हिंदुत्व के लहर पर वोट मांगे गए। ठीक। 19 में कि राम मंदिर बना देंगे, फिर राम मंदिर बन गया। 24 में तो भाजपा का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नारा था राम मंदिर का। राहुल गांधी संविधान ले लेके घूमे और चुनाव फिर संविधान आधारित हो गया। क्या आप राहुल गांधी को इस बात का क्रेडिट देंगे कि उन्होंने संविधान आधारित चुनाव कराया? अब आप समझो ना, सबसे पहले इस देश में संविधान कौन उठाए हाथ में? आप पिछली कितनी तस्वीरें देखोगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा चंद्रशेखर आजाद के अलावा। हम ही वो जो है एक बहुत बड़ा विरोध ग्रामीण क्षेत्रों से संगठन के जरिए पहुंचा है। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि चुनाव जनता ने लड़ा है सर। क्या विपक्ष को एहसास था? आपके हम तो चैनल पे आते होंगे, अगर आप सब सच बता पाए। विपक्ष का एक नेता बताओ जो कह सकता था इतनी सीटें विपक्ष जीत सकता है उत्तर प्रदेश में? था कोई? तो विपक्ष को भी नहीं पता, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही थी और ये मुद्दों आधारित चुनाव था। लेकिन अब इसकी हवा ना निकल जाए, ये पार्लियामेंट में पता रहेगा। एक सवाल और लेता हूँ। अखिलेश यादव ने नारा जो पीडीए का लगाया, फिर जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया तो उन्होंने पीडीए के थ्योरी को ध्यान में रखकर टिकट हम बांटे। यहाँ बस समाजवादी पे चर्चा करने को थोड़ा ही नहीं बैठे नहीं, हैं। बस एक सवाल इसलिए क्योंकि जब सीएसडीएस का जब पोस्ट पोल आंकड़ा आया तो उसमें दिखा कि समाजवादी पार्टी को जो जाटो और गैर जाटो वोट नहीं मिलता था वो भी इस अलायंस को मिला। क्या आपको नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव का ये नारा सफल हो रहा है और आप समाज में ये संदेश जा रहा है कि ये भी हमारे हित में काम कर रहा है? और देखो, हम लड़ ही नहीं रहे थे ना सब सीटों पे। हमने आपसे यही तो कहा कि हम 2 सीटों पे लड़े। तो कल ये हमसे भी यही कहते कि बीजेपी की मदद कर दी है, ये कर दिए, वो कर दिए। हम पे भी इस तरह के आरोप लगाते। हम इसलिए लड़े कि कल को ये फिर जो है कहे ना कि भाई इनकी वजह से हो गया। लेकिन अब हमने इनको मौका दिया 2022 में बहन जी को बहुत कम सीटें लड़के, और 24 में विपक्ष को, और हमारे संगठन के लोगों ने वोट किया होगा नहीं किया होगा। तो मैंने कहा ना कि अम्बेडकरवादियों का धन्यवाद करना चाहिए। अम्बेडकरवाद धन्यवाद करेंगे तो फिर आगे को शायद कुछ वोट मिल जाए, और नहीं करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाए। हम जाके गांव में बताने वाले हैं कि अब सावधान रहना। अब हमने 2022 में मौका दे दिया, 24 में मौका दे दिया अलायंस को, और 22 में बसपा को, और अब आगे हम ही लड़ेंगे नीचे लेके ऊपर तक के चुनाव। तो अब आजाद समाज पार्टी को याद रखो। चंद्रशेखर जी, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग चल रही थी उसी दिन आप मेरे साथ लाइव जुड़े थे, और चूंकि आप अभी बार बार बात कह रहे हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और इसके साथ आपने एक बात और भी कही कि राजनीति में कोई हमेशा किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। उसी दिन आपने एक बात मुझसे लाइव में कही थी। मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आप इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे? तो आपने बात कही थी कि हाँ, हम इस पर विचार कर सकते हैं, हम इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। और आज तो आपने हाथ ही जोड़ लिया कि मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। नहीं, वो इलेक्शन रिजल्ट के बाद का था कि अगर सरकार बनाने जैसी स्थिति आए, उन पे अगर 271 प्रमाण पत्र इकट्ठा हो जाए तो मुझे बता देना आप। मतलब अगर ऐसा मौका बनता मैं तो ये आप कह जाने रहा के लिए हूँ, तैयार हैं? मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ, अगर हो जाए तो मुझे एक फोन करवा देना, मैं फिर अपनी ड्यूटी अपने आप अदा कर लूंगा। लेकिन मैंने हाथ इस बात पे जोड़े कि अब मैं अलायंस पे किसी के दरवाजे नहीं जाने वाला। हाँ, तो अब मैं अपने लोगों से बात करूंगा। एक चिंतन शिविर लगने वाले हैं हमारे यहाँ, और सब लोगों में बहुत वो है, मनोबल उनका बढ़ा हुआ, और आक्रोश भी है कि अब नहीं अब नहीं अब नहीं। अब वो मुझसे खुद ही कहने लगे कि चाहे छोटा चुनाव या बड़ा, पार्षद से लेके और सांसद का चुनाव हम लड़ेंगे। अब आप हमसे मत कहना किसी को वोट दे दो, क्योंकि अब हम अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। जब आप नगीना में कर सकते हो तो हम अपने ज़िले में भी कर सकते हैं। उनका ये मत है कि हमारे यहाँ लीडर कैसे पैदा होंगे अगर हम इन्हीं को वोट देते रहेंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब चीज़ें बदल गई, अब बदल गई हैं। अब बदले बदले चंद्रशेखर नहीं है, अब वही चंद्रशेखर है जो पहले थे, तेवर वही है। फिर आपसे कहा झगड़ा नहीं है किसी से,
कुछ चीज़ें पार्टी तय करती है। मैंने अभी अपने साथियों को कहा था, मीडिया के साथियों को, और मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आप कंफर्मेशन कर लेना। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लाइव कंफर्मेशन कर लो। स्टेट का कोई भी चुनाव होता है, स्टेट की लीडरशिप फैसला लेती है, मैं कभी नहीं थोपता हूँ। राजस्थान में उन्होंने किससे अलायंस करना है, मध्य प्रदेश में किससे करना है, उत्तराखंड में किससे करना है, मैंने आज तक नहीं थोपा किसी के ऊपर। मैंने उनसे कहा जिसको आप तय करके भेज दो, और प्रत्याशी भी उसी को लड़ा देंगे। मैं तो एक वर्कर हूँ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, अपना काम करता हूँ। अगर ड्यूटी 24 घंटे के लिए तो 24 घंटे काम करता हूँ। ये नहीं कहता कि 23.5 घंटे करवा लो। बहुत समर्पित हूँ, क्योंकि आंदोलन को समझता हूँ और मिशन की भावना को समझता हूँ। चलिए, आप यहाँ पर बहुत देर से हम आपको सुन रहे हैं और एक चीज़ समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक तरफ मायावती को अपना लीडर बताते हैं और कहते हैं कि वो आप आगे भी मानने के लिए तैयार हैं। अब तक हम लोगों ने आपसे न्यूज़ रूम के सवाल पूछे, अब हम जनता की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब भी आपके मुद्दे पर हमने लाइव किया तो मेरे ख्याल से हज़ारों कमेंट्स एक चीज़ को लेकर ज़रूर आए और हम ज़रूर सवाल करना दो चाहेंगे। चीज़ों की बात करना, पहले मैं अपनी दो चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जी, फर्स्ट तो ये कि मैंने चुनाव के बाद एक बात कही, चुनाव से पहले नहीं की, किसी वोट को ध्यान में रख के नहीं कही, कि उत्तर प्रदेश पुलिस और देश की जहाँ भी पुलिस है, मैंने उनका जीवन देखा है। जब हम रैली करते हैं तो हम कूलर में पंखे में बैठे होते हैं, वो वहाँ गर्मी में खड़े होते हैं, और उनके कंधों पे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। और मशीन को भी आप ज़्यादा काम लोगे उससे तो उसके भी पुर्जे हिल जाएंगे, और पसीने पसीने होते हैं, खूब मोटी वर्दी पहनते। इसलिए मैंने कहा कि उनकी 8 घंटे की ड्यूटी उनकी होनी चाहिए, और उनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। छुट्टी के लिए उनको कहीं पेश नहीं होना चाहिए। अगर ज़रूरत हो और वो उन्होंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन की तो उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। आप अपने त्योहारों पे अपने परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है ना आपको, लेकिन वो उनके नसीब में ये नहीं होता है। वो त्योहारों के बाद घर जाते हैं, वो सारी खुशियाँ उनकी अलग ही रहती है परिवारों से। तो इसलिए मैंने कहा कि उनकी वेतन विसंगता दूर होनी चाहिए, और उनको जो बॉर्डर स्कीम, जैसे छुट्टी अगर एक सप्ताह की मिल भी गई, हफ्ते में एक छुट्टी हो गई, तो अगर वो 500 किलोमीटर दूर है तो आने आने में बेचारे का दिन निकल जाएगा, फिर जाना पड़ेगा वापिस। तो उसको बॉर्डर स्कीम को भी खत्म करना चाहिए और नज़दीक लेके आना चाहिए। हाँ, अगर कोई, वो आम आदमी करे, पुलिस का कर्मचारी करे, अपनी ड्यूटी से जो है सही तरह काम ना करे, या फिर कोई अपराध करे तो उस पर सख्त सजा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो है, उनके साथ जो है दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जाए या उनको बेइज्जत किया जाए। और कल पुलिस की लापरवाही थी, मैंने उनको खूब सुनाई, लेकिन मैं फिर इस पक्ष में खड़ा हूँ कि ये जो शोषण हो रहा है, और अगर हम कानून बनाने वाली उस श्रेणी में आए हैं पार्लियामेंट में जहाँ से कानून बनेंगे, तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि ये हो। और एक जो सबसे बड़ी मुझे जो एक तकलीफ है उत्तर प्रदेश में, कि झारखंड चुनाव आपने बंद कर दिए। भाई, जिनके पिता विधायक रह लिए, जिनके पिता मंत्री रह लिए, सांसद रह लिए, मुख्यमंत्री रह लिए, वो तो आ जाएंगे, वो तो सीख जाएंगे, लेकिन वो कहाँ सीखेगा जिस आदमी पे जो गांव से निकल के आ रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि झारखंड चुनाव बहाल होने चाहिए, जिससे कि काम करने वाला, सीखने वाला, सीखने की जो प्रयोगशाला, वो सीख जाएं लोग, और झारखंड चुनाव के जरिए नया नेतृत्व पैदा हो। जी, मेरा सवाल ये था कि देखिए, अब तक जो हमने सवाल किए न्यूज़ रूम के सवाल से हम जनता की तरफ जाते हैं। जब हम लाइव करते हैं आपको लेकर तो हज़ारों कमेंट्स एक आते हैं, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। आपने कहा कभी भी कोई हमेशा के लिए दुश्मन या दोस्त नहीं रहता है। बार-बार लोग कहते हैं कि हम बहन जी को भी नहीं छोड़ना चाहते और चंद्रशेखर भाई के साथ जाना भी चाहते हैं। तो क्या कभी भविष्य में संभावना, क्योंकि देखिए एक बात है, किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ आएँगे, आए। आप देखिए जिस तरीके से अलायंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पहले टूटा, किसी ने नहीं सोचा था जिस तरीके से वारों का सिलसिला, पलटवारों का सिलसिला शुरू हुआ था कि लोग साथ आएंगे, आए। तो क्या अभी भविष्य में अगर संभावना बनती है, आकाश आनंद जिम्मेवारी संभालते हैं, या फिर सामने से कुछ ऐसा आपको लगता है कि हाँ सिग्नल मिल रहा है? क्योंकि आप इस बात को मानते हैं कि मायावती दलितों की राजनीति को लंबे समय से करती आ रही है, उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो मौका मिले तो क्या हम इस अलायंस के बारे में भी आने वाले समय में देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और बसपा का अलायंस होता हुआ नजर आ रहा है? एक आप गलत बात कही कि बहन जी दलितों की राजनीति करती। नहीं नहीं, मतलब आप मेरी बात समझिए कि दलितों के लिए सबसे बड़ा नेता किसे कहा गया? मायावती को। दलितों ने अपना नेता इसका किसे मतलब माना? दलितों के लिए और कोई सोचता ही नहीं है। आपका नाम सामने क्यों आया? तभी नहीं, लोग मैं कहते कुछ थे। और कह रहा हूँ। इसका मतलब और किसी पार्टी कोई नेता दलितों के बारे में उस तरह सोचता नहीं है, इसलिए तो उनका बड़ा नेता कहा जाता है। मगर मेरा कहना ये है, मैं इस बात को, आपके सवाल को नीरज भाई वो करूंगा कि देखो, वो सर्जन कह के भी सर्जन की नेता नहीं बन पाई। इतने लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री और असेंबली में भेजा और सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि जाति है देश में और वो जाने वाली, मेरे तो माथे पे लिख के आई है, तो वो जाने वाली नहीं है। तो मेरा कहना ये है, ये बिल्कुल सच है, वो हमारी बड़ी है और मैं तो उनसे आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। वो उनकी गिनती अब उनमें नहीं है कि वो चुनाव में जाए और उनके ऊपर कोई टिप्पणी करे। वो हमारी बड़ी नेता है, वो हमारे महान पुरुषों में आती है। मैं तो चाहता हूँ कि अब वो आराम करे और उनका बाकी काम वो हमें भी सिखाए और उनके नेतृत्व में हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। और मैं तो यूपी तक वालों का धन्यवाद करूंगा अगर वो हमारी बातचीत करा दें।
तो मतलब अगर संभावना बनती है तो चंद्रशेखर आजाद बसपा के साथ अलायंस कर सकते हैं आने वाले बिल्कुल समय कर में। सकते हैं। जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आकाश आनंद को लेकर मायावती का एक ट्वीट आता है बीच लोकसभा चुनाव के, जिसमें वो उन्हें अपरिपक्व बताकर कहती है कि वो अभी मतलब ब्रेक कर रही हैं, इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक दे रही हैं। तो क्या, क्योंकि कहा गया कि आकाश आनंद के जो दमदार भाषण थे, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, वो बहुत हद तक शैली चंद्रशेखर आजाद से मैच कर रही थी। एक पढ़े हुए आक्रामक, भाषण, जी पढ़ के बोले हुए भाषण। नहीं 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 नहीं, आक्रामक अंदाज, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। अच्छा। आक्रामक अंदाज, माफी चाहता हूं। ये जनता की बात है। तो आक्रामक अंदाज चंद्रशेखर आजाद से मैच कर रहा था। तो क्या आपको लगता है मायावती का ये जो फैसला था, ये गलत था बीच लोकसभा चुनाव के लिए, या फिर अगर उन्हें लेना ही था तो इस पर्टिकुलर वर्ड को अवॉइड किया जा सकता था? आपने शेर देखा है कभी? शेर, एक शेर वो होता है जो जंगल में रहता है और एक वो होता है जिसको शेर जैसा लिबास पहना दिया जाता है। तो किसके लिए आप कह रहे हैं शेर जैसा? मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि उन पे जो मुकदमा वो किसी ने लिख के दिया उनको कि ये बोलना है। आपने देखा होगा, उस लिखे को बोल रहे थे, उनके अंतर्मन की आवाज नहीं है। वो नहीं जानते जमीन पे क्या है सच, वो नहीं जानते कि लोग कहाँ हैं और उनकी समस्या क्या है। उनको जो लिख के दिया था वही बोल देते हैं। अब पता नहीं कोई ऐसा होगा जिसने कोई उनका नुकसान चाहता होगा, उन्होंने लिख के दे दिया जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया। तो मतलब मायावती ने जो एक टर्म यूज किया, मायावती इसलिए उन्होंने कहा, जी जो अपरिपक्व, शब्द यूज किया। हाँ, आपके हिसाब से सही था वो? अब फिर मैं अब उन्होंने कहा, अब मैं उनको इतनी बड़ी नेता गलत साबित कर दूं क्या? आप क्या चाहते हो, मैं कहूं कि वो गलत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो गुमराह हो सकती है लेकिन गलत नहीं हो सकती है। तो उन्होंने जिसको अपने नेतृत्व में तैयार किया, वो उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्षमता क्या है, तो वो बेहतर जानती हैं। मैं जानता हूं आजाद समाज पार्टी कौन सा कार्यकर्ता कितनी क्षमता रखता है, लेकिन जिसको आपने जिम्मेदारी सौंपी तो आपने क्या सोच के दी थी जिम्मेदारी? आपने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, राष्ट्रीय कोर्ट क्या समझ के बनाया? ये क्या आपका सिर्फ परिवार का प्रेम था? क्योंकि आपने ही कहा कि वो परिपक्व, हमने नहीं कहा। हमने तो कहा कि छोटा भाई है और अभी धीरे धीरे सीखेगा। और ये भी एक आर्ट है, ये ऐसे नहीं आता हवा से आ जाता हो, ये संघर्ष करके आता है। आप सिखाएंगे मौका मिला तो? मैंने तो उनसे कहा छोटे भाई भीम आर्मी ज्वाइन कर ले तो सीख लेंगे। चलिए, शुक्रिया। उनकी तरह भाषण देने वाले हमारे यहाँ बहुत सारे साथी हैं और मुझे उनकी शैली बड़ी पसंद आ रही थी वो। और मैं सोचता हूँ थोड़ा सीख जाएंगे तो फिर वो बिना पढ़े बोलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। नहीं, बहुत बढ़िया बात थी। चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल हालांकि पूर्वांचल से रहेगा। अब क्योंकि आपकी जीत की चर्चा हर जगह हो ही रही है, तो जैसा कि आपने बात की, पिछड़े दलितों के समाज की बात की और उनके उत्थान की बात की, पूर्वांचल में दो बड़े नेता ऐसे थे जिनका दावा था कि वो मतलब भाजपा को अच्छी खासी जो है इस बार जीत दिलाने का दावा कर रहे थे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और निषाद समाज से निषाद पार्टी के अध्यक्ष थे। तो क्या लगता है इस बार उनका, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल एक भी सीट नहीं आ पाई, तो क्या लगता है उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? और मैं तो अपना काम कर रहा था, मैंने ज़्यादा इस बात पे फोकस नहीं किया। और मैं पूर्वांचल में गया था एक ही सीट पे, एक और सीट पे गया था, वहाँ के परिणाम अच्छे नहीं हुए क्योंकि मैंने उनको किसी चीज़ कुछ चीज़ के लिए मना किया था, वो मेरी बात माने नहीं। एक नेता जिन हमारे साथी हैं पुराने, मैं उनकी मदद करने गया था, तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ चीज़ों से आप परहेज करना, तो माने नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है इसलिए परिणाम खराब हो गए, वरना बहुत सा चुनाव लड़े और जहाँ हम लड़े हमारा पूरा फोकस कैलकुलेटिव अपनी सीटों पे था। तो बाहर क्या हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत जानकारी नहीं। मैंने जो संगठन को आदेश देने थे जो वो मैंने दिए, तो अब उनको देखना है। शब्दमान काफ़ी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ कि एक नैतिकता है, गरिमा, उसको बना के रखना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाद में फिर आपसे फिर किसी दोस्ती हो जाए तो फिर वो नहीं होती अंदर मन से दोस्ती। जब आप इस तरह की भाषा यूज कर लेते हैं, अगर मुझसे भी पहले किसी के लिए बुरा कहा गया तो मैं उसको सुधार कर लूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में नया आदमी। लेकिन जो राजनीति में पुराने आदमी, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा व्यक्तिगत टिप्पणी और बहुत सब चीज़ें। मैं उससे काफ़ी दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम अपने मुद्दों से हट जाएं, किसी और उस पर जाएं। तो उनकी पार्टी, उन्होंने जो किया उनका फैसला, मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके लिए मंगल कामना ही कर सकता हूँ कि मंत्री बने नए नए तो थोड़ा सा काम करे जनता के लिए। हालांकि अभी तो बने नहीं हो वहाँ से। नहीं, मंत्री, बिल्कुल। हाँ मंत्री हैं मैं समझ गया। इसके अलावा एक और आपने बात की, अभी बदले बदले चंद्रशेखर की, तो डीपी भी चेंज हो गई। पहले जहाँ मूंछों पर ताव था, अब जो है हाथ जोड़कर आप पोस्टर लगाए हैं। आप देख रहे थे क्या? बिल्कुल। अच्छा। पत्रकार है, काम पूरा है। अच्छा, वो मैं नहीं बनाता हूँ। मैं झूठ कह दूँ कि वो भी मैं बनाता हूँ, तो वो अच्छा जनता के सामने तो झुकना ही चाहिए। और ये मूछे जो हैं या ये तेवर जनता के लिए नहीं है भाई, ये उनके लिए हैं जो जनता का अपमान कर रहे हैं।
जो जनमत का अपमान कर रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, जो गरीबों को सता रही है, उनके लिए है। ये किसी गरीब के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिनको मेरे सहारे की जरूरत है, जो मुझसे उम्मीद करे बैठा। छोटा सा सवाल मेरा है आपसे कि एक कहावत काफ़ी प्रचलित थी यूपी में कि मुलायम सिंह खुद तो बहुत बड़े नेता बने पर अपने साथ साथ उन्होंने किसी को उतना बढ़ने नहीं दिया। जैसे अब आज़ाद समाज पार्टी का जब जिक्र होता है तो आपका नाम सबसे पहले आता है, तो आप अपनी पार्टी में इतने स्पेस देंगे किसी नेता को कि वो आपके पहले लाके खड़ा हो और मजबूती से संगठन को आगे बढ़ाए? अभी भी है। नहीं, पर कोई अगर हम जिक्र करते हैं तो कोई 5 बड़े नेताओं का ऐसा नाम सामने आता नहीं है आज़ाद समाज पार्टी से। आज़ाद समाज पार्टी में आप आज़ाद समाज पर इतना ध्यान देते कहाँ हैं? नहीं, अब तो देना शुरू करेंगे। अब देना शुरू करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। हमारे यहाँ तो 5 नहीं 50 होंगे हमारे समकालिक, और जब हम बैठते हैं तो एक ही लाइन में बैठते हैं। और एक फिर कह रहा हूँ, हमारे अलग अलग कुर्सी नहीं गिरती, और हम तो आज भी उस सोफान लगने थे कुर्सी लगवाते हैं। नहीं, देखिए आप अपनी पार्टी में स्पेस देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। क्या आपके समकालीन कोई खड़ा हो जाए? यस जरूरी है। अकेला चंद्रशेखर कहाँ जाएगा? तो चंद्रशेखर जैसे हजारों लोग होंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। आप बहुत देर से परेशान होते इस सवाल को पूछने के लिए, आपका नंबर कब आ जाए। आप भरोसा करो, हम तो लोकतंत्र को मानते हैं। हमने तो कहा किसी पार्टी में नहीं हो सकता है कि वो स्टेट पे छोड़ दें कि आप तय कर लो लाइंस किससे करना है और किसको लड़ाना है। किसी पार्टी में नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है इतना लोकतंत्र कहीं है तो आज़ाद समाज पार्टी में। चंद्रशेखर भाई, मध्य प्रदेश की बात जरा कर लें, थोड़ा यूपी से अलग हटके। सितंबर में एक रैली होती है, वहाँ पे जयस के साथ मिलके, जयस बाप पार्टी सारी पार्टियाँ मिलके, और आप उसमें एकदम अगुआ थे उस रैली के। और एकदम मतलब चुनाव के ठीक पहले, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की बात है, और वो बहुत ज़ोरदार रैली थी। वो देश भर में उस रैली की चर्चा हुई थी और एक उम्मीद बंधी थी मतलब मध्य प्रदेश की जनता को कि मतलब हमारे लिए एक और नेता है जो खड़ा है। और आप बाद में आप उज्जैन में एक जो मतलब दलितों के साथ एक हुआ था, मूर्ति तोड़ी गई थी, उसमें भी आप पहुंचे थे वहां भी, और तमाम जगहों पे आपने, छतरपुर में भी कुछ आंदोलन किए। लेकिन विधानसभा चुनाव में आपके प्रत्याशी उतरे, चुनाव भी लड़ा गया। उसके बाद जब ये लोकसभा चुनाव आता है तो चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल वहाँ नहीं दिखते हैं। आज़ाद समाज पार्टी वहाँ बिल्कुल नहीं दिखती है। एक पार्टी वहाँ उभर के आती है दलितों और आदिवासियों के लिए, बाप पार्टी। उनकी मतलब उपस्थिति समझ में आती है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मतलब आप मध्य प्रदेश में एकदम बिल्कुल गायब रहे, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र? देखिए, ये तय हुआ था पार्टी में कि हम इस बार का चुनाव 1 या 2 सीटों पे लड़ेंगे, या अलायंस में जो हमें स्पेस मिलेगा उसके साथ लड़ेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। तो इसलिए बहुत तैयारी नहीं हो पाई, और बिना तैयारी के चुनाव में जाना इतने आर्थिक साधन नहीं है हम लोगों पे। तो जहां तैयारी थी वहीं जा सकते थे। इसलिए ये पार्टी की पॉलिसी में तय हुआ था। ये मेरा किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सीटें लड़ाने का भी वो किया, तो फिर उसमें पार्टी के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन चुनाव फिर आप समझो, जब सबको मना कर दिया था कि उस तरह की तैयारी ना करें कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर उस तरह से तैयारी, क्योंकि बड़ा चुनाव है, बहुत रिसोर्स लगते हैं और बहुत टीम लगती है, तो इसलिए नहीं हो पाया। जो पैसा वहाँ के प्रदेश के लोगों ने जुटाया था वो पैसा हमारे चुनाव में काम आ गया, इस वजह से नहीं लड़ पाए। चुनाव महंगा है, इतना आसान नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करूँ कि भारतीय लोकतंत्र में बहुत सारी अभी के समय बहुत खामियां हैं कि पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। पर्चा भरना हो तभी भी कुछ बहुत सारे पैसे की जरूरत है। गरीब कहाँ लड़ सकता है जिसके पास पैसे नहीं। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आपको सोचे, आपको हेलीकॉप्टर से कोई रैली करनी है तो लाखों रुपए तो उसकी परमिशन में लग जाते हैं। वो कहाँ उतरेगा, कहाँ वो करेगा। और फिर अब ऐसा नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद पे अगर रिसोर्स नहीं है तो चंद्रशेखर आज़ाद को ज़्यादा समय दिया जाएगा कि वो 2-3 महीने तक प्रचार कर ले, उसका रिजल्ट चुनाव के बाद आएगा, ऐसा थोड़ा ही है। तो सेम समय, तो इसलिए सब जगह नहीं लड़ पाए। लेकिन आगे भविष्य में ये तय हो गया कि अब सारे चुनाव लड़ेंगे। उन वंचितों का क्या होगा जिनको आपने एक उम्मीद बंधाई थी, वो कैसे, मतलब उनके लिए विकल्प क्या होगा? भाई वहाँ बीजेपी है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस की एक बात हो रही थी अलायंस के। आपने विधानसभा के दौरान ये बात हुई थी कि भाई कांग्रेस के साथ आप लोग गठबंधन करके और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तो उनका क्या फिर होगा? फिर वो किस तरह से उम्मीद रखें? नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता। जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं पूरे देश में या यूपी में लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ वहाँ कैसे आप खड़े होंगे या खड़े कर पाएंगे? देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम चुनाव लड़े असेंबली का, जीते नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ चुनाव लड़ना राजनीति नहीं होती है। हम अपने मुद्दों पे आज भी मुखर हैं। वहाँ हमारा संगठन है, और आपको पता है शायद सागर में एक बड़ी घटना घटी है, मैं खुद गया था अहिरवार, और परसों भी शायद एक बड़ा प्रोटेस्ट है वहाँ पे जो अनिश्चितकालीन, शायद मैं उसका भी हिस्सा बनने जा रहा हूँ। तो मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ चुनाव ही नहीं सब कुछ होता कि चुनाव नहीं लड़े हैं।
तो चुनाव नहीं लड़े तो क्या इसका मतलब जो हमारी लीडरशिप वहां तैयार होगी अपने सवाल नहीं करेगी? तो सवाल तो करेगी। तो वो सवाल अपना कर रही है, अपना विरोध दर्ज करा रही है, तो ये बहुत जरूरी है। ये नहीं होगा तो फिर तानाशाही हो जाएगी, फिर न्याय नहीं मिलेगा गरीबों को। अच्छा चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल हरियाणा की राजनीति से जुड़ा है। कई बार हमने देखा है कि आप अलग अलग मंचों पर अलग अलग नेताओं के साथ दिखाई दिया। अभय सिंह चौटाला के साथ आपने कुछ दिन पहले वहाँ गए थे आप। बलराज कुंडू आपसे मिलने आए, अभी जीत की बधाई देने आए थे। तो बीच में आप जाते रहते हैं, कोई इस तरह का मुद्दा अगर उठता है समाज से रिलेटेड। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है 3 महीने बाद, तो क्या वहाँ पर आपकी पार्टी से लड़ेंगे। या कोई लड़ेंगे आप चुनाव? लड़ेंगे। तो क्या तैयारी है अलायंस की किसी से तैयारी, क्योंकि आप कई नेताओं के साथ नजर आते हैं? तो ये सवाल पे मैं पहले जवाब दे चुका कि स्टेट पॉलिसी है, स्टेट की टीम जिसके साथ तय करेगी और नहीं तय करेगी, अकेले जाना चाहेगी, तो उनकी पॉलिसी पे हम लोग काम करेंगे। मैंने फिर कहा ना, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो सब पार्टियों से अच्छी है। स्टेट जो तय करेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। नहीं, स्टेट की टीम तय करेगी, उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जो एक कई लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग नजर आती थी, तो आपकी भी कुछ नेताओं से संबंध होंगे? संबंध तो मेरे सभी से हैं। अब देखो, जिनसे अब थे वो अलग अलग चुनाव लड़े मेरे खिलाफ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? व्यवहार अपनी जगह है और व्यवहार रहना भी चाहिए। सुख दुख में सबके काम आना चाहिए। दुनिया बहुत छोटी है और गोल भी है कि किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वो पार्टी पॉलिसी का मामला है और पार्टी उस पर लड़ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि हरियाणा में लोग लड़ रहे हैं चुनाव और मजबूती से लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोग बेहद आक्रोशित हैं और आप तक भी ये सूचना पहुंची ही है और आपने कहा भी है कि मैं जल्द ही छत्तीसगढ़ जाने वाला हूं। तो आप छत्तीसगढ़ कब जा रहे हैं और इस आंदोलन को, इस आक्रोश को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट करता हूँ कि सरकार ने बहुत लंबे समय तक सतनामी समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उनका जो प्रमुख धाम है वहीं जब इस तरह की घटनाएं हुई तो सरकार चुप्पी थाम के बैठ रही। उनकी मांग थी कि इसकी न्यायिक जांच हो या सीबीआई जांच हो, तो सरकार को जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। फिर आक्रोश हुआ और मैं समझता हूँ कि उस आक्रोश में बहुत सारे संगठनों के लोग थे, तो किसने किस नीयत से किया ये जांच का विषय है। लेकिन इसके नाम पे सरकार अगर सतनामी समाज को टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचाएगी या उनको कमजोर करने का प्रयास करेगी या उनको सताने का काम करेगी तो ये स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हम प्रमुखता से उस लड़ाई को लड़ेंगे और जो अन्याय वहाँ हो रहा है उस अन्याय को रोकने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ा हम सरकार से बात करेंगे। और कोई बड़ा प्रोटेस्ट करके सरकार को बताना पड़ा कि वो हमने कमजोर ना समझे, चाहे दिल्ली में यहाँ, उसको भी हम लोग करेंगे। चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल राजस्थान को लेकर के है। आप अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं और हनुमान बेनीवाल भी अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। विधानसभा चुनाव में आपका और उनका गठबंधन भी हुआ, लेकिन चुनाव क्यों हार गए? क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जब भी आप कहीं जाते थे तो काफ़ी भीड़ आती थी, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील क्यों नहीं हुई? आपके पास आंकड़ा नहीं होगा, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि हम बायतू हारे और बायतू हम ईवीएम में नहीं हारे, बैलेट पेपर में हारे। ईवीएम में हम लोग जीत गए, बैलेट पेपर में विपक्ष को, दूसरा जो पार्टी थी उसको 1500 वोट मिले, हमारे प्रत्याशी को 500 वोट मिले। तो कौन कह रहा है कि ये वोट में नहीं तब्दील हो पाया? वोट में तब्दील नहीं हो पाया तो हम 3-3 4-4 सीटों पे दूसरे नंबर पे कैसे रह गए? लोकतंत्र को समझिए ना। अगर 50.1% वोट आपके पास है, 49.9% वोट दूसरे के पास है, तो ऐसा थोड़ा कि आप जीत जाओगे। तो आप अगर जनमत का अपमान करना चाहती तो अलग बात है राजस्थान में, लेकिन अगर जनमत इतना हमारे साथ था कि हम 10-12 सीटों पे तीसरे नंबर में, तो आप कैसे कह सकते वोटों में कन्वर्ट नहीं हुआ? हम बानसूर इसका उदाहरण है। बानसूर हम 7000 वोट से हारे सिर्फ। लोकसभा चुनाव में भी आपकी मौजूदगी नहीं दिखाई दी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं इसका सवाल पहले ही दे चुका कि पार्टी ने ये फैसला लिया था पॉलिसी के आधार पर कि हम कम सीटें लड़ेंगे, और क्योंकि बहुत बड़े साधन संसाधन चाहिए और जिन सीटों पर लड़े वही वो यूपी तक वालों ने कहाँ दिखाई है या राजस्थान तक वालों ने कहाँ दिखाई है। लड़े तो हैं कुछ लोग, हमारे वहां भी 1-2 लोग लड़े हैं, स्टेट ने लड़ाए हैं। मैं गया था खुद एक शादी के प्रचार में, लेकिन आप लोगों ने कहाँ दिखाए उनको? आप भी तो चंद्रशेखर आजाद को दिखाएं सिर्फ, आप कहाँ दिखाएं दूसरे लोग? मैं एक डिस्कशन आपके साथ चाहता हूं और मैं चाहता हूं ये डिस्कशन लोगों तक पहुंचे, और ये मैं इस पे सब साथियों का, गौरव से लेकर सब साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भारत का संविधान सभी को धार्मिक आजादी देता है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब, मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, जब कावड़ में 10 दिन तक हिंदू धर्म की भावनाओं का ध्यान रखते हुए रोड ब्लॉक हो सकता है, तो बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से इस बार ईद पे किया, ये कहां तक सही है? ये क्या राजनीतिक एजेंडा नहीं है कि आपको 20 मिनट तक नमाज नहीं पढ़ने देंगे जब एक बहुत बड़ा गैदरिंग इकट्ठा हो रही हो? तो एक तरफ कावड़ियों के लिए
विशेष सुविधाएं और दूसरी तरफ उनको टारगेट किया जाए, तो ये पॉलिसी का किसी की बोलने की हिम्मत है क्या किसी इस पे? हमारी हिम्मत है बोलने की कि सच को सच कहना चाहिए। हम कावड़े भाइयों के उनका त्याग तपस्या का भी समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, और ये चुनावी एजेंडे के अलावा कुछ नहीं है, और ये बंद होना चाहिए। मेरा इस पे जो है बहुत खंडम है, और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मीडिया को भी इस पे चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों, क्या इतने बड़े, जिन लोगों का इतना बड़ा योगदान है देश की आजादी में, क्या उनको नकार के आप देश को मजबूत कर ले? क्या आप चाहते हो सब लोग निकल के चले जाएं जो आपसे सहमत नहीं है? जो लोग आपसे सहमत नहीं, आप उनको निकाल देना चाहते हैं देश से? तो हिम्मत नहीं है सच कहने की, सब में हम में हिम्मत है कि गलत को गलत और सही को सही कह रहे। इसलिए तो हमने कहा हम किसी की तरफ नहीं है, हम हर उस व्यक्ति की तरफ है जो पीड़ित है, जिसको तकलीफ है और जिसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है, और यही चंद्रशेखर है जिसको जनता प्यार करती है। बड़ी लंबी बातचीत हो गई चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूँ। इस देश में एक बार मौका आया था, बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, फिर कहा गया कि मायावती वो शख्स हैं, वो नेता हैं जो बतौर दलित इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। वो भी अभी तक वो साकार नहीं हो पाया, हर बार इस बात की चर्चा होती है। कहा गया कि अगर इंडिया की सरकार आएगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो भी नहीं बने। विपक्ष के नेता ही बन जाए बहुत। आप सदन में पहुंच गए हैं, बड़ी लंबी बात है, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने? सर ऐसा है, जीने दीजिए कुछ दिन। एक दिन एक अधिकारी ने हमसे कहा कि चंद्रशेखर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षा की चिंता मत करो। हमने उनको इंटीमेट किया और इन्फॉर्मेशन दी पूरी कि हम पे हमला हो सकता है, और हमने बताया कि हमारी मुखबरी हो रही है, हमारी जो है इंक्वायरी हो रही है, हमारी गाड़ी के पीछे हम लोग इस तरह के लोग देखते हैं। और ये बात मैंने उनको बताई तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि चंद्रशेखर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपको नहीं मार सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के यहाँ बेटा नहीं है, वो अनमैरिड है उत्तर प्रदेश वाले, और प्रधानमंत्री के बेटा नहीं, तो आप जिंदा रहोगे। मैंने आज आप ये सार्वजनिक की है बात, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। 12वें दिन हमें गोली लगी, आप समझते हो? अगर कहीं लोग, मैं आज कह दिया तो पता लगा कि कल फिर सुबह जो है कहीं गोली लग रही हो, यार ऐसा मत करो, ठीक है? जो लोग प्रधानमंत्री, कितने लोग रेस में थे, कितने लोग बने, आप जानते हो ना। देखो मैं आपको स्पष्ट करूं, अगर मुझे किसी पद प्रतिष्ठा की चिंता होती तो मैं उनके साथ जाकर राजनीति करता जो पद प्रतिष्ठा में ऊपर है या जिनके हाथ में देने का। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा को और अपने लोगों के हितों को ध्यान में रख के लड़ रहा हूं। मुझे किसी पद और प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। वरना आप बताओ, इस बार भी तो मौका था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोकसभा जीते, वो भी तो मिनिस्टर बन गए। बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, लेकिन हम नहीं गए ना, हम अटल खड़े रहे, क्योंकि हमारी राजनीति अलग है और हम बदलाव की राजनीति के लिए कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, फिर किस दिन डिस्कशन में आएंगे तो बताएंगे कि 2 बड़े बदलाव क्या होने चाहिए देश में, 3, और जिस दिन ये होंगे तो बहुत लोगों के जीवन में बदलाव होगा। बिल्कुल, बहुत लंबा समय हो गया, इसलिए अब अलविदा कहने का समय आ गया। लेकिन एक आखिरी और मैंडेटरी सवाल ये कि हमसे बातचीत आपको कैसी लगी? और हमेशा अच्छी लगती है यूपी तक से बात क्योंकि बात यूपी तक की करते हैं और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह चले जाते हैं तो कोई बैरियर नहीं, तो ये अच्छा है और एक हेल्दी जो है टॉक था और काफ़ी आनंद आया। मैं भी यूपी तक के अलावा बहुत ज़्यादा जगह जाता नहीं, क्योंकि यूपी तक में एक तो मेरी एज के आसपास के लोग हैं, नीरज भाई को छोड़ के मगर ये भी अच्छा है कि वो, मैं उनको, जब वो मुझे से सवाल करते हैं या मेरा जवाब सुनते हैं तो मैं उनको महसूस करता हूँ कि वो मेरी बात को जिम्मेदारी से सुन रहे हैं। वो अपनी अपनी मेरे ऊपर नहीं थोपना चाहते, और वैसे मैं थोपने भी नहीं देता। लॉयर होने के नाते मैं आदत से मजबूर भी हूँ कि हम ही तो दलील कर, देखो अब तक हम दलील करते थे सड़क पे जिनको न्याय नहीं मिल रहा उनके लिए, अब हम दलील करेंगे पार्लियामेंट में कि जिनको न्याय मिलना चाहिए था नहीं मिला। आज़ादी के इतने दिन बाद भी अगर लोग बुनियादी सुविधा से वंचित हैं तो सवाल बनता है। अगर आज भी जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, धर्म के आधार पर उत्पीड़न तो सवाल बनता है। आज भी अगर महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, रेप हत्याएं हो रही तो सवाल बनता है। अगर आज भी आदिवासी अपनी जमीन पे काबिल नहीं हो तो सवाल बनता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने पूरा दलित प्रधानमंत्री साल, मैं जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए काम कर रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, जातिविहीन समाज बने, तो जातिविहीन समाज बन जाएगा तो फिर शायद दलित प्रधानमंत्री की जरूरत ना पड़े आपको, क्योंकि कर्म के आधार पे अगर हम
लोगों के को सम्मान दे तो ये बहुत अच्छा होगा, ना कि जाति के आधार पर। लेकिन क्या करें यार, ये जाति ही नहीं है और ये अभी जाएगी भी नहीं, क्यों कमज़ोर ताकतों में समझौता नहीं, इसलिए हम ताकत बना रहे हैं कि जिस दिन हम कुछ ऐसा करें तो आप लोग फिर परेशान ना हो। फणेश्वरनाथ रेणु ने भी कहा कि जिसकी कोई जाति नहीं भी उसकी भी एक जाति, हाँ, और ये जाति नहीं। जो जाति नहीं। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर भाई, आपने हमसे बातचीत की। साथ ही साथ दर्शकों से और अपने जो हमारे तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे उनको एक जानकारी की लगातार इसी तरीके से मंच पर हम एक एक करके नई नई शख्सियत से बातचीत करते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए मंच। नमस्कार।